हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट इंटरनेशनल वुमेंस डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को हर साल, ताकि दुनिया में थोड़ी जेंडर इक्वालिटी लाई जाए। एक आदमी एक औरत, एक लड़का एक लड़की को इक्वल समझा जाए, है ना। बहुत सारे इनिशिएटिव्स इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि देखो, महिलाएं हर फील्ड में आज के डेट में आगे आ चुकी हैं, तो अलग अलग फील्ड में जो भी उनकी अचीवमेंट्स हैं उसे सेलिब्रेट करने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। 1911 से ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन पहले 19 मार्च को सेलिब्रेट होता था। 1913 से 8 मार्च को सेलिब्रेट होना शुरू हुआ है। इस साल इस डे का थीम क्या रहा? फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। ये डे जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, एक इंडेक्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। कौन सी कंट्री में टेररिज्म कितना है उसके हिसाब से ये डेटा है। तो सबसे पहले तो ये डेटा है किसके हिसाब से, है ना, कैसे हम इसे मान लें कि ये ट्रस्टवर्दी है। तो ये डेटा जो है IEP, दैट इज द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा रिलीज किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले टॉप किया है टेररिज्म इंडेक्स में बुर्किना फासो ने, सेकेंड नंबर पे है पाकिस्तान एंड इंडिया का रैंक रहा है 14th, है ना। अब थोड़ा सा हम पाकिस्तान की बात करें तो एक साल में, पिछले एक साल में 1000 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक वहाँ पे हुए हैं। टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान में 45% इंक्रीज हो गए हैं। एंड ऐसा टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान का जो बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है वो अफगान एफिलिएटेड तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। ये सब एडिशनल डेटा है अगर आपको ध्यान रखना है ना। बाकी टॉप किया है बुर्किना फासो ने, सेकंड पे है पाकिस्तान। ये थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि हमारा नेबरिंग नेशन है ना। इंडिया का रैंक 14th, ये तो होना ही चाहिए पता। एंड डेटा किसके हिसाब से है? एज पर द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट आता है कि ये जो हमारा ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स है, ये टेररिज्म को इवेल्यूएट करता है, कहाँ पे कितना आतंकवाद है, अलग अलग इंडिकेटर्स को कंसीडर करके। जैसे कौन सी कंट्री में कितने अटैक हुए, कितने फर्टेलिटीज़ हुई, कितनी इंजरीज हुई, एंड ओवरऑल उस टेररिस्ट अटैक का कंट्री पे क्या इम्पैक्ट रहा। इन सब चीज़ों को, इन सब इंडिकेटर्स को स्टडी करके ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। एंड बात करें 2024 की सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही द इस्लामिक स्टेट IS। ठीक है, चलिए आगे चलें। थर्ड पॉइंट अपना देखें, छोटा सा पॉइंट है। न्यू यूनियन लॉ सेक्रेटरी रिसेंटली बनी है। कौन बनी है? अंजू राठी राणा। ये पहली वुमेन है जो इस पोस्ट तक पहुंची है। ठीक है, चलिए इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लस नोट्स मेकिंग अपनी कंटिन्यू रखें, है ना। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक इरप्शन हुई है ना, माउंट फेंटोल में, जो कि एथियोपिया में है। इरप्ट क्या हुआ है? नॉर्मली हम वोल्केनिक इरप्शन देखते हैं तो उसमें से गैसेस, आग, लावा, ये सब चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इरप्शन हुई है उसमें से मीथेन गैस बहुत ज़्यादा निकल रही है ना, एकदम झटक के बाहर आ रही है। इसी को हम बर्प कहते हैं, बर्प करना, है ना, बाहर की ओर एक तरह से निकालना। तो अब माउंट फेंटोल जो कि एथियोपिया में है, वहाँ पे इरप्ट हो रही है मीथेन गैस काफ़ी लंबे समय से। कब से? 31 जन से, यानी पूरा फेब हो गया, थोड़ा मार्च भी हो गया, है ना। अब देखो ये एस्केप कर रही है जो अंडरग्राउंड मीथेन के डिपॉजिट्स हैं, है ना, मीथेन गैस के डिपॉजिट्स हैं, वहाँ से ये मीथेन गैस अब एक्सेस हो चुकी है तो बाहर की ओर निकल रही है। मीथेन की बात करें, ग्रीन हाउस गैस है जो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करती है। अब ग्रीन हाउस गैसेस का क्या कंसेप्ट है ना, वो हम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। वैसे मुझे ध्यान है कि हमने ज्योग्राफी में भी इस चीज़ को डिस्कस किया है ना। फिलहाल आज हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा स्किप करते हैं। यहाँ पे एथियोपिया के बारे में बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक कंट्री है, ठीक है, जिसकी कैपिटल है अदीस अबाबा। अब एक बार मैप के ऊपर देखें, अफ्रीका का मैप उठाएं, वहाँ पे देखें कि कहाँ जैसे एथियोपिया लोकेटेड है ना। ये आपका जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे सोमालिया आता है, उसके साथ में ये है, ठीक है। ऐसा कोई वाटर बाउंड्री शेयर नहीं करता, बट डेप्थ में देखना पड़ेगा, थोड़ा जूम करके, नहीं कि करता है, थोड़ी बहुत करता होगा, अदरवाइज नहीं करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखें। फिफ्थ पॉइंट अपना साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड है। आदित्य L1, ये हमने पढ़ा भी था इसके बारे में, ठीक है। ये सन की रेज को स्टडी करने के लिए इंडिया का पहला सोलर मिशन था, 2023 में लॉन्च किया गया था, ये तो आपको ध्यान ही होगा। तो ये जो आदित्य L1 है, इसने रिसेंटली पहली इमेज
जो है कर्नल जिसको नाम दिया गया है उसे कैप्चर किया है, जो कि सोलर फ्लेयर्स है। फ्लेयर्स माने जब आग के थोड़ी झपटे निकलती हैं बाहर, है ना, उन्हें आप सोलर फ्लेयर्स बोल सकते हो। तो पहली इमेज जिसका नाम दिया गया है कर्नल, उसे कैप्चर किया है आदित्य L1 ने। इसका एक पेलोड था सूट, दैट इज सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसके थ्रू कैप्चर किया है इस इमेज को। ये जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस सोलर इरप्शंस रिकॉर्डेड। ये जो कर्नल रिकॉर्ड हुई है इमेज, ये बहुत ही इंटेंसली, बहुत ही अच्छे से सोलर इरप्शंस जो हुई उसे बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड किया गया है पहली बार, है ना। अब देखो आदित्य L1 की हम बात करें, इंडिया का पहला सोलर मिशन है। इसरो दैट इज इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया 2023 में। इसका क्या मेन काम था कि जो सन की आउटर लेयर्स हैं, स्पेशली जो कोरोना है, क्रोमोस्फेयर है, फोटोस्फेयर है, उसे स्टडी करना है। अब यहाँ पे सन की लेयर्स की बात आ जाती है, तो ये हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि सोलर एक्लिप्स के टाइम हमें कौन सी लेयर दिखाई देती है, या फिर हम नेक्ड आई से देखते हैं, हम सूरज को देखते हैं ना, देख पाते हैं, तो हमें उस टाइम पे कौन सी लेयर दिखाई देती है। ये सारी चीज़ें, कोर का टेम्परेचर कितना होता है, ये सब हमने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। इवन 2 बार अपने यूट्यूब चैनल पे वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा चुकी हूँ। नहीं, अगर आपने अभी तक वीडियोस देखी हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएं, वहां पे जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी 110 नोट्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। फिलहाल सन के लेयर्स का थोड़ा सा देख लेते हैं। बिल्कुल सेंटर में होता है आपका कोर, उसके बाद फोटोस्फेयर होता है, उसके बाद ये जो पेंसिल से मैंने किया है ये क्रोमोस्फेयर है, एंड लास्ट में जो पिंक सा किया है दिस इज कोरोना है आउटर मोस्ट लेयर। तो कोर के अलावा जो बाकी 3 लेयर्स बचती हैं उसे स्टडी करने के लिए इंडिया का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। यहाँ नहीं समझ आ रहा तो नंबर फर्स्ट यानी जो इनर मोस्ट लेयर है वो है कोर, देन फोटोस्फेयर, देन क्रोमोस्फेयर एंड देन कोरोना। ठीक है, सूट की बात करें, यहाँ पे हमने बोला सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। देखो एग्जाम में ये चीज़ अब आपकी इंपॉर्टेंट हो गई है सूट, है ना, क्योंकि इसी ने इमेजेस कैप्चर की हैं कर्नल की। तो सूट जो है पेलोड है जो आदित्य L1 के साथ में लॉन्च किया गया था। सोलर फ्लेयर्स की बात करें तो एक एक्सप्लोजिव इवेंट होता है जिसमें बहुत सारी आग एकदम से बाहर निकलती है सोलर सिस्टम का। ये इंटेंस बर्स्ट होता है, एकदम से फटना, रेडिएशंस का एकदम से आना, बर्स्ट होना। इसको अगर सन पे देखना है तो जो ब्राइट एरियाज हैं उन्हें हम बोल सकते हैं कि सोलर फ्लेयर्स हैं। कुछ मिनट से लेकर कुछ आवर्स तक ये हमें दिखाई देंगे, ऐसा नहीं हमेशा ही चले जाते हैं सोलर फ्लेयर्स, है ना। चलिए, थोड़ी लंबी सी न्यूज़ थी ये, और ये याद करने वाली भी थी क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना भूलता नहीं है एग्जामिनर। कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं ना वो थोड़े लंबे टाइम तक चलते हैं। सारी न्यूज़ होती हैं 5-6 महीने तक पूछी जाती हैं, उसके बाद बेकार हो जाती हैं, आगे और कुछ न्यूज़ आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो साल भर चलने वाली होती है, तो वो आपको ध्यान रखनी होती है, आपको आइडेंटिफाई भी खुद करनी होती है टाइम के साथ, है ना। चलिए 6 पॉइंट देखें। छत्तीसगढ़ ओपन किसने जीता है? शौर्य भट्टाचार्य ने। 22 साल के हैं, चंडीगढ़ से हैं, और ये छत्तीसगढ़ ओपन है कौन से खेल से रिलेटेड? तो गोल्फ से रिलेटेड है, गोल्फ चैंपियनशिप है। ठीक है, 7 पॉइंट हम देखें। 30 साल के बाद केप वल्चर्स जो हैं अब स्पॉट किए गए हैं साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न केप पे। ओल्ड वर्ल्ड कल्चर स्पीसीज, है ना, मेनली साउथ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, लेकिन 30 सालों के बाद ये वापस वहाँ पे दिखाई दिए हैं। बहुत ही पुरानी स्पीसीज है। और 85 वल्चर्स जो हैं एक साथ में एक फार्म था, वहाँ पे जो है ये कैप्चर किए गए। फार्म कहाँ पे था? नियर माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क, जो कि साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सदर्न लोकेशन में लोकेटेड एक कंट्री है। 3 इसकी कैपिटल्स हैं जितना मुझे ध्यान है, लेकिन अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। प्रिटोरिया है, जोहानिसबर्ग है ना, इसी का आता है ना वो, तो वो आप एक बार देख लें। केप टाउन है ना। चलिए, इसी के साथ हमारा ये पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो GS हैंडरिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है दैट एक लिटरेरी एक्सप्लोरेशन हुआ है IGNCA में। मतलब साहित्य के ऊपर, लिटरेरी क्या होता है, लिटरेचर क्या होता है, साहित्य, उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। कहाँ पे? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर्स फॉर आर्ट्स, यहाँ पे। और अब हुआ क्या है कि वहाँ पे दिया सलाई, ये जो एक नोवेल है, बुक है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई है। ये है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जो किसी ने खुद अपने लाइफ के बारे में लिखी हो। बायोग्राफी क्या होता है कि किसी के लाइफ पे लिखी गई है लेकिन राइटर, ऑथर कोई और है ना। तो दिया सलाई, जिसके ऊपर एक काफ़ी डिस्कशन हुई इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में, ये दिया सलाई ऑटोबायोग्राफी है कैलाश सत्यार्थी की, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज 2014 में मिल चुका है।
इतना देखने की जरूरत नहीं, बट दिया सलाई ये बुक जो है न्यूज़ में आई तो इसके ऑथर का या फिर बोलो किसकी ऑटोबायोग्राफी है उसका पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम IGNCA की बात करें, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो कि कल्चरल मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है। दैट्स इट। नेक्स्ट आता है कि बर्थ सर्टिफिकेट्स अब इकलौते प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के लिए रहेंगे उनके लिए जो 1 अक्टूबर 2023 के बाद या इस पर्टिकुलर डेट पे जिसका जन्म हुआ है। ऐसे देखो, डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ अगर देना हो तो ज़रूरी नहीं आप बर्थ सर्टिफिकेट दो, आप 10th का सर्टिफिकेट दे दो, +2 का दे दो, चल जाता है ना, बोर्ड वाली क्लासेस का दे दो, चल जाता है। लेकिन अब न्यूज़ क्या है कि बर्थ सर्टिफिकेट ही आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होंगे उन एप्लीकेंट्स के लिए जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद में हुआ है। ये डायरेक्शंस हैं एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये एप्लीकेंट्स की हम बात करें किसके लिए, पासपोर्ट के लिए जो अप्लाई करते हैं उसकी बात हो रही है। और ये पूरा डेटा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ लाई और ये है एज पर पासपोर्ट्स अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2025। गवर्नमेंट ने अमेंड किए 1980 के जो पासपोर्ट रूल से, पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए पासपोर्ट बनाना है तो इस टाइम के बाद या इस डेट पे जन्म हुआ वे लोगों को अपना बर्थ सर्टिफिकेट ही अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा। ओके, चलिए 10th पॉइंट देखिए, अपॉइंटमेंट है छोटी सी, देखते हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कौन बने हैं, डॉक्टर मयंक शर्मा। राइट, इतना ही ध्यान रखना है। 11th पॉइंट आता है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये अभियान लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में। एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है ऐसी महिलाओं को जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम कर रहे हैं, है ना, थोड़ा और उनको स्किलफुल बनाना है। तो सिंपल सा है ये सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया। नाम से पता लग रहा है पंचायत माने पंचायती राज मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया होगा, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। इट इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव aimed at strengthening capacity building for women elected representatives of पंचायती राज institutions across the country। ठीक है, चलिए 12th पॉइंट देखिए। ट्रंप गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब हम इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे अपने देश की। पहली बार यूएसए में ऐसा हो रहा है कि कोई फेडरल लेवल पे ऑफिशियल लैंग्वेज बन रही है। देखो, एक कंट्री होती है ना, उसमें बहुत सारी स्टेट्स होती है, जैसे इंडिया है हमारा, पूरी कंट्री है, इसमें स्टेट्स भी हैं, तो हर एक स्टेट की अपनी भी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है। अदरवाइज ओवरऑल हम 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो पढ़ते ही हैं, है ना। तो वैसा ही यूएसए का कंसेप्ट है कि जो इस यूएसए में 50 स्टेट्स आती हैं, ये टेक्सास है, मिडवेस्ट वगैरह करके, तो ये जो 50 स्टेट्स हैं इनमें से कुछ की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कुछ की नहीं है। लेकिन ओवरऑल एज अ स्टेट फेडरल लेवल पे कोई भी अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। तो अब ट्रंप गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम इंग्लिश को बना देंगे अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। अगर हम बात करें यूएसए की, नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है विद इट्स कैपिटल एट वॉशिंगटन डीसी। मैप पे देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे 3 मेन हमारी कंट्रीज दिखती हैं वहां पे, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, है ना। 3 मेन कंट्रीज, ऐसा नहीं 3 ही है, और भी है बहुत सारी, लेकिन ये 3 हमें सीक्वेंस में दिखती हैं। ठीक है, तो अब वो तो आप मैप पे आपको दिख ही गया होगा। तो अब यूएसए की अगर हम बात करें, वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है, स्पेनिश, चाइनीज, अरेबिक, ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं आफ्टर इंग्लिश, है ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 13 पॉइंट देखते हैं। हिम्मत शाह पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थे ये? फेमस इंडियन आर्टिस्ट थे, पेंटिंग्स ये करते थे, तो उसके लिए ये फेमस थे। रिसेंटली इनका निधन हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब इसी के साथ हमारा ये पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, प्लस नोट्स मेकिंग नहीं रुकनी है। आई नो मैं नहीं कोप अप कर पा रही हूँ, टाइम के साथ सही से नहीं चल पा रही हूँ, 1-2 दिन पीछे रह पा रहे हैं, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे साथ देना होगा, है ना। करंट अफेयर्स देखो बंद नहीं होंगे, डेली के डेली आते हैं, बट 1-2 दिन जो गैप है ना वो मैं कवर ही नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, आप भी थोड़ा साथ दें और नोट्स बनाते रहें। ठीक है, और कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 14th पॉइंट है युद्ध नशा विरुद्ध। फाइट करनी है नशों के अगेंस्ट। ये एक वॉर है अगेंस्ट ड्रग मिनेंस। ये जो ड्रग्स का चल रहा है कंसेप्ट, इससे एक युद्ध है। युद्ध माने लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह की चीजें जो फैल रही है सोसाइटी में, उसे दूर करने के लिए कुछ सोचा जाएगा। ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा। ये स्टेट लेवल कॉपरेशन है। तो क्वेश्चन सिंपल सा बनता है, युद्ध नशा विरुद्ध लॉन्च किया गया है कौन से स्टेट के द्वारा? पंजाब पुलिस। ठीक है, 15th पॉइंट देखें, फर्स्ट स्वयंभू फेस्टिवल। ये जो पहला स्वयंभू फेस्टिवल है नेपाल में सेलिब्रेट किया गया।
काठमांडू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा वहाँ का यानी नेपाल का जो लोकल आर्ट एंड कल्चर है उसे यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। प्लस नेपाल का जो हिस्टोरिकल कल्चर है, कल्चरल वैल्यूज है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, स्पेशली जो स्वयंभू एरिया है ना वहाँ का। अब स्वयंभू क्या है, ये एक्चुअल में एक टेम्पल है, वहाँ पे एक जगह भी है, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है नेपाल में, एक धार्मिक स्थल है जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके लिए एक्चुअल में एक टेम्पल है ना। तो वहाँ का जो भी हिस्टोरिकल, अब आपको समझ में आ गया कि एक मंदिर है बौद्ध धर्म का है ना, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है नेपाल की, तो वहाँ का जो हिस्टोरिकल कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसे हाईलाइट करने के लिए ये फेस्टिवल नेपाल में काठमांडू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि थीम क्या है, देखो एडिशन, लोकेशन, एम, थीम इंपॉर्टेंट होते हैं ये, है ना। तो थीम क्या रहा, प्राइड ऑफ एंसेस्टर्स, नेपाली ग्लोरी। नेक्स्ट आता है कि ये जो फेस्टिवल है वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल फूड है, आर्ट, कल्चर, टूरिज्म, इन सबको प्रमोट करता है। और मेन यही है कि स्वयंभू एरिया जो कि टेम्पल भी है, हेरिटेज साइट भी है, वहाँ पे थोड़ा टूरिज्म पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आए तो उस पर थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। 16 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हम पढ़ते हैं, हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जिसमें हम मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न के बारे में पढ़ते हैं, है ना। पूरा हम पढ़ते हैं क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, सब कुछ। तो न्यूज़ आपकी क्या है ना अभी कि 2 आपकी ऐसी कंपनीज हैं जिनको नवरत्न स्टेटस दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब देखो ये स्टेटस का जो कंसेप्ट है, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, 3 स्टेटस होते हैं। तो कैसे याद करें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जब मैंने इनिशियली तैयारी एक टाइम पे शुरू की थी तो मैं भी बड़ा रट्टा मारती थी, फिर मैंने ध्यान से देखा, सोचा, समझा, तो मुझे लगा मिनी माने छोटा सा, तो मिनी सबसे छोटा स्टेटस है, महा माने महान, बहुत बड़ा, तो ये बड़ा स्टेटस है। मिनी छोटा, महा बड़ा, जो बीच में रह गया वो बीच वाला स्टेटस यानी नवरत्न। क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं महा और नवरत्न में कंफ्यूज होते हैं, मतलब मैं अपनी बताऊं, मुझे नहीं पता आप लोग भी कंफ्यूज होते होंगे, बट जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं ना उनकी जो इनिशियली कंफ्यूजन है सबका सेम ही रहता है। कौन सी बुक्स पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट के नोट्स बनाए या नहीं बनाए। तो देखो ये सारी चीजें किस लेवल के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस पर मैटर करती है। यूपीएससी के लिए देख रहे हो तब तो आपको नोट्स का तरीका ही अलग है बनाने का, है ना। और करंट अफेयर्स तो ऐसा है कि आपको बनाना ही पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। आप बुकलेट्स आती है छोटी छोटी, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, यहाँ पे ज्ञानम आती है, वो थोड़ा रीजनल लेवल पे है नॉर्थ इंडिया की, तो इनमें ना छोटा छोटा लिखा होता है, वो पूरा थोड़ी पढ़ने बैठेंगे हम। एक न्यूज के ऊपर पूरा पेज होता है, वो थोड़ी पढ़ेंगे हम, है ना। तो रफ से नोट्स कहीं मिल जाए बने बनाए तो फिर पढ़ने का, रिविजन का मजा आ जाए, है ना। चलिए फिलहाल हम पीएसयूज की बात कर रहे थे। स्टेटस हमने देख लिए, 2 कंपनीज जिनको रिसेंटली नवरत्न स्टेटस दिया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके नाम क्या है, IRCTC दैट इज इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन एंड IRFC दैट इज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IRCTC 25th पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनी है इस स्टेटस को लेने वाली, एंड IRFC 26th CPSC बनी है दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनी है जिसने ये स्टेटस लिया है। दोनों ही जो है रेलवेज मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करते हैं, ठीक है। 17th पॉइंट, अभी नहीं हुई न्यूज़ खत्म, एक पेज और है, पेशेंस रखें मेंटेन। देखो एक रिपोर्ट है रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा रिलीज की गई है। ये फर्स्ट एवर रिवरिन डॉल्फिन एस्टिमेशन, रिवर्स में जो डॉल्फिन होती है ना कितनी है इन नंबर, तो उसके ऊपर थोड़ा डेटा एनालाइज करके एक रिपोर्ट आई है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिलीज की है। ये रिलीज की गई 7th मीटिंग हुई नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की सासनगीर गुजरात में, वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। अब देखो रिपोर्ट एस्टिमेट करती है, मतलब रिपोर्ट के हिसाब से एस्टिमेटेड है कि टोटल कितने डॉल्फिन है इंडिया में, 6327, एंड उसमें भी हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में, फॉलोड बाय बिहार। नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी इंडिया का कौन सा है, गैंगेज रिवर डॉल्फिन, ठीक है जी। अगेन पेज होता है कंप्लीट, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। बार बार एक चीज बोलती हूँ क्योंकि कई बार नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं ना डेली, तो उनको इन्फॉर्म करने के लिए ये होता है ना। इसी के साथ देखिए आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। चलिए तो सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 18th पॉइंट है दैट 3 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रिसेंटली देखे गए हैं, एक्टिव हैं ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में 3 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है रिसेंटली एक्टिव हैं जिनका नाम है रे, सेरू एंड एल्फ्रेड। ये आपने ध्यान रख लेना,
है ना। और ये जो रे है ये काफ़ी डिस्ट्रक्शन करके आया है, डैमेज करके आया है फिजी में। फिजी की कैपिटल है सुवा, ओशिनिया में लोकेटेड एक कंट्री है ना। ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है इसके साथ में ही है। अब आपको वो थोड़ा सा मैप पे देखना होगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। फिजी हमने काफ़ी बार डिस्कस कर भी रखा है एग्जाम में। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे आपका कैनबेरा आता है ना उसके थोड़े ऊपर वाली साइड, या एग्जैक्टली अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है ना वहाँ पे आपको फिजी की छोटी सी कंट्री मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल 3 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच आर करंटली एक्टिव ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नाम रट लो, रे, सेरू एंड एल्फ्रेड। ठीक, चलिए 19th पॉइंट देखिए, लैंडर ब्लू घोस्ट। क्या है ये? प्राइवेट लूनर लैंडर है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा चांद पे भेजा जाने वाला लैंडर है। टचेस डाउन ऑन मून, ये पहुंच चुका है चांद पे, इसलिए आया है न्यूज में। मिशन का नाम है ब्लू घोस्ट मिशन 1। अब देखो ब्लू घोस्ट करके ना तो हम चांद का सोचेंगे ही नहीं इसमें, अगर नहीं पढ़ा होगा गेसवर्क ही करना होगा, है ना, तो थोड़ा सा देखना है। ब्लू घोस्ट मिशन 1 ये है प्राइवेट लूनर लैंडर जिसने टच किया है रिसेंटली मून को। प्राइवेट एक स्पेस फर्म है फायरफ्लाई एरोस्पेस, इसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग भी इसी कंपनी ने अनाउंस की है एंड इसी के साथ पहला पूरी तरह से सक्सेसफुल कमर्शियल मून लैंडिंग हिस्ट्री की है इन पार्टनरशिप विद नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, यूएसए की अपनी स्पेस एजेंसी है। इस मिशन का निकनेम रखा गया घोस्ट राइडर्स इन द स्काई। और इसी के साथ ये दूसरा प्राइवेट मिशन है जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है। इससे पहले इंट्यूटिव मशीन्स था, लेकिन उनका जो लैंडर टच तो कर गया लेकिन वो डेटा नहीं कलेक्ट कर पाया, वो कुछ टेढ़ा हो गया था, है ना, जिसकी वजह से वो डेटा वगैरह कलेक्ट नहीं कर पाया, बट टच करके आ चुका था मून को, मतलब टच कर चुका था। लेकिन ये जो लैंडर ब्लू घोस्ट है ये अभी तक सही से चल रहा है ना, तो देखते हैं इसके आउटकम्स क्या आती हैं। अब देखो ब्लू घोस्ट लॉन्च किया गया SpaceX Falcon 9 रॉकेट से, जिसमें 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे जो अलग अलग चीज़ों को वहाँ पे एनालाइज करेंगे, हमको यहाँ पे अर्थ पे डेटा प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ से भी बन सकते हैं, ध्यान रखना है। और अब हम ये पहुँच गए अपने लास्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल रिसेंटली किया जाएगा, इस चीज़ की अनाउंसमेंट टाटा मोटर्स ने की है। ये एक अगर हम बोले सक्सेसफुल होता है तो बहुत ही अच्छा स्टेप रहेगा टूवर्ड्स रिड्यूसिंग एमिशंस को रिड्यूस करने में एक अच्छा स्टेप रहेगा। हाइड्रोजन की हम बात करें तो एक क्लीन फ्यूल ऑप्शन माना जाता है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, क्योंकि ये एमिशन नहीं करता, धुआं नहीं छोड़ता। जो भी इसके रेजिड्यू होते हैं या जो भी इसका बाय प्रोडक्ट होता है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है, मॉइस्चर की फॉर्म में होता है ना, तो धुआं नहीं निकलेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, तो क्लीन फ्यूल ऑप्शन है। ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं न्यू दिल्ली में, तो अभी ट्रायल्स शुरू हुए हैं, अब क्या रिजल्ट है वो हम देखते हैं। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है ना ये अलग आ गया, ये न्यूज़ आपकी अलग आ गई, न्यूज़ नहीं एक्चुअल में वंतारा के बारे में हमने पढ़ा था कि ये अनंत अंबानी का एक इनिशिएटिव है ना, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि लास्ट टाइम हम नहीं इसको अच्छे से कवर कर पाए, क्योंकि वंतारा को एक अवार्ड भी मिला था, है ना। लेकिन अब हम न्यूज़ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ वंतारा के बारे में देखेंगे। अलग सा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक इनिशिएटिव है जिसमें जो जानवर हैं उनको कंजर्व बचाया जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा, अगर वो कहीं फंस रखे हैं गलत सिचुएशन में उनको रिहेबिलिएट किया जाएगा। जामनगर गुजरात में ये इनिशिएटिव आया है। दिस वंतारा इज कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन फॉर एनिमल। सेफ हेवन माने कि स्वर्ग वाला नहीं, एक ऐसा प्लेस जहां पे एनिमल्स खुद को सेफ फील करेंगे। ये वाइल्ड लाइफ वेलफेयर को प्रमोट करता है। रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा ये एस्टेब्लिश सेटअप किया गया है। अनंत अंबानी का एक्चुअल में ये इनिशिएटिव है। ठीक है, चलिए बहुत सारी न्यूज़ हो गई ना, अब पढ़ते रहे अब, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह अपलोड करूंगी। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है दैट कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कौन बने हैं, फटाफट से बता दें कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।